वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ सुखन अनप्लग्ड। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो है इसमें एक सीरीज चल रही है जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल इश्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट मैटर्स अंडर द स्काई, अंडर द सन। बट आज जो है वो एक बहुत ही एक्साइटिंग सेशन है। इस सेशन की बड़े अरसे से हमारी प्लानिंग हो रही थी, गर्मियों में भी हमने इस पर बात की थी, बट उसके बाद हमें इंतजार था कि जरा बुक रिलीज होती है फिर हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू वेलकम उस्मान मलिक साहब टू द शो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया हमाद, थैंक यू। उस्मान का जो है वो तारुफ, मेरा ख्याल है अभी ये प्रोफेशन वो अपना डिस्क्लोज करना चाहते हैं, नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, ये मैं उन पे छोड़ता हूँ। लेकिन इसके अलावा जो है वो को फाउंडर हैं इस्लाम अवार्ड के। वो क्या है इस पे भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो है उनको ब्रिटिश फैंटेसी अवार्ड भी मिल चुका है। कैसे मिला, क्या किया था, ये भी वो खुद बताएंगे। मैं इसलिए नहीं बता रहा ताकि मैं किसी से कोई क्रेडिट ले ना लूँ, बट मोर इम्पोर्टेंटली हम जिस पे आज ज्यादा फोकस करेंगे और बात करेंगे वो है इनकी डेब्यू बुक, जो कि अभी अभी रिलीज हुई है, जिसका नाम है मिडनाइट डोरवेज। और ये क्या है, क्यों लिखी गई है, इसका आप जो खूबसूरत किस्म का आर्ट वर्क देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, देखिए उस्मान आपको मेरे से बल्कि ज्यादा बेहतर दिखा रहे हैं। तो इस पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो उस्मान आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी बुक फाइनली रिलीज हुई है। यू मस्ट बी रियली हैप्पी। बहुत शुक्रिया हमाद, थैंक यू। जी जी बिल्कुल, दिस वाज 10 इयर्स इन द मेकिंग। करीबन 10 साल से 8 साल से 9 साल हो गए अब। ये मैं कहानियों पे काम कर रहा था और अल्लाह के फजल से फाइनली कलेक्शन एक निकल आई। तो खुशी भी है और थोड़ा अजीब भी लग रहा है फाइनली कि चलो ये किताब अब हाथ में आ गई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने ये शुरू किया था 8 साल पहले, 9 साल पहले, जब पहली कहानी लिखी थी, और उसके बाद जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, तो उसको आप किस तरह कंपेयर करते हैं? तो देखिए हमारा, मैंने जब 2012 में लिखना शुरू किया था तो उस वक्त मैं फ्लोरिडा में था, अमेरिका में था। और उस वक्त मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि लिखाई कैसी होती है, राइटिंग क्या चीज़, किस चिड़िया का नाम है। ये नहीं मालूम था कि कैसे कोई राइटर बनता है। मैं सोचता था कि शायद आप डिग्री हासिल करते हैं, एमएफए प्रोग्राम में जाते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, तो फिर आप राइटर बन जाते हैं। तो फिर खुद ही किताबें शुरू से पढ़ते थे, तो खुद ही फिर कुछ लिखना शुरू किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ ऑनलाइन, इंटरनेट का कम से कम एक फ़ायदा दुनिया को ये है कि हम सब कनेक्ट हो गए हैं। तो ऑनलाइन आपको बड़ा मवाद मिल जाता है पढ़ने को, आपको एक्सेस हो जाती है अगर आप थोड़ी-सी भी मेहनत करना चाहें, थोड़ा-सा रिसोर्सफुल हों। तो लोगों से राइटर्स कम्युनिटी में घुसना शुरू किया। मुझे अभी भी याद है कि बिल्कुल छोटे से फेसबुक ग्रुप वगैरह होते थे, उनमें गया। फिर मैंने देखा कि शायद मेरी राइटिंग का तर्ज़ फ़र्क है, क्योंकि वो बहुत सारे गोरे लोग थे और मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ व्हाइट पीपल, अमेरिकन्स थे, वो अपनी एक तर्ज़ की कहानियाँ लिखते थे। मैं उनमें एक ब्राउन लड़का जिसका पाकिस्तानी लड़का जिसकी कहानियाँ बड़ी फ़र्क हैं। अगर मैं अपनी वो कहानियाँ लिखता था तो उनको वो उस तरह से शायद समझ नहीं आती थी। तो मुझे को करीबन साल, डेढ़ साल लगा समझने में कि भई कैसे, मैं किस तरह का राइटर हूँ। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली नो दिस और अंडरस्टैंड व्हेन दे आर स्टार्टिंग आउट, कि बड़ा ज़रूरी होता है इस बात को समझना कि आप किस तर्ज के लिखारी हैं और आप क्या लिखना चाहते हैं। तो दैट टुक मी अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ। उसके बाद फिर मुझे समझ आनी शुरू हो गई, लोगों से कनेक्शंस हुए। ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि नहीं यार, मुझे थोड़ा बहुत लिखना आता है, पता नहीं क्यों आता है लेकिन आता है। तो उसको फिर पॉलिश किया, कहानियाँ लिखनी शुरू की। जब पहली कहानी छपी, जो मेरी प्रोफ़ेशनल सेल थी सबसे पहली, वो एक, इट्स एक्चुअली नॉट इन द कलेक्शन। वो एक डेली साइंस फ़िक्शन के नाम से एक मैगज़ीन है, ऑनलाइन अभी भी मौजूद है। तो वो मेरी पहली प्रोफ़ेशनल सेल थी जिससे मैं एलिजिबल हो गया साइंस फ़िक्शन राइटर्स ऑफ अमेरिका को जॉइन करने में। तो फिर वहाँ से एक कहानी आई, फिर मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, तो फिर मेरी कहानियाँ आहिस्ता-आहिस्ता चलती गईं। और उस वक़्त के लिखारी में और अभी के लिखारी में फ़र्क भी बहुत हैं और सिमिलैरिटीज़ भी बहुत हैं। फ़र्क ये है कि मेरी आई थिंक राइटिंग पॉलिश बहुत हो गई है, मुझे समझ आ गई है कि मैं कर रहा हूँ। अगर मैं राइटिंग की टेक्नीक्स में क्या लगा रहा हूँ, उनकी समझ क्या है, मेरा इफ़ेक्ट क्या मैं डालना चाह रहा हूँ रीडर के ऊपर। और अब उस वक़्त एक जो मज़ा ज़्यादा था वो ये था कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। और जब आपको बिल्कुल नहीं पता होता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में थोड़ा-सा भी टैलेंट हो तो कभी-कभी आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं क्योंकि आपको रूल्स का नहीं पता होता। सो आप उन रूल्स को तोड़ तोड़ के बड़ी वखरी किस्म की चीज़ें करते हैं जो शायद अब मैं ना करूँ। तो वो एक बैलेंस होता है कि आप कुछ पाते पाते हैं और कुछ खोते हैं। सो यू विन सम, यू लूज़ सम।
तो अभी की कहानियाँ जो मैं देखता हूँ उनमें मैच्योरिटी बिल्कुल है, बट समटाइम्स आई वंडर कि शायद पहले की कहानियाँ तो ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगती हैं, कि हुँ। मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा था, बस इंस्टिंक्ट पे चल रहा था। मुझे आपकी बात से ना अपना वो याद आ रहा है कि जब ट्विटर जॉइन किया था आज से 10 साल पहले, तो ना हमें कोई जानता था, ना हम किसी को जानते थे। जो दिल करता था बंदा बोलता था, ना कोई आपको गालियाँ देता था, वो अपनी बात करते थे हँसते-खेलते। अब आपको एक लाइन लिखने से पहले भी 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि अब पता नहीं जवाब में जो है वो कौन कब ऑफेंड हो जाए। बट मुझे इसका बताइए क्योंकि यहाँ पे लोग शायद कुछ एक वंडर कर रहे हों कि ये कहानियाँ लिखना और कहानियाँ बेचना और फिर पब्लिश होना ये क्या सिनेरियो होता है? क्योंकि हमारी जो जनरली यहाँ पे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये बाहर की आप इकोसिस्टम को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन्स एनीवन हैज़ आस्क्ड मी, बिकॉज़ ये बड़ा ज़रूरी सवाल है एंड मैं बार-बार एज़ अ अब पिछले 6 5-6 सालों से इत्तेफ़ाकन राइटिंग टीचर भी थोड़ा-सा बन ही गया हूँ। ऑल्दो आई नेवर इंटेंडेड टू बी अ राइटिंग टीचर, लेकिन अब थोड़ा बहुता लोग पूछ लेते हैं। एज़ मतलब व्हाट आई विल टेल यू इज़ दिस कि राइटिंग से एनीवन इज़ अ राइटर हू राइट्स, पीरियड। अगर आप लिखते हैं, तो आप लिखारी हैं। ऐसा नहीं है कि सलमान रुश्दी में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। आप दोनों लिखारी हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उन्होंने मेहनत करके अपना प्रोफ़ेशन बना के, या चलें सलमान रुश्दी में भी कंट्रोवर्शियल फ़िगर, तो मैं किसी और का नाम ले लेता हूँ। मैं केली लिंक का कह देता हूँ, कैरन रसल का कह देता हूँ, मैं आमिर हुसैन का कह देता हूँ, मुशर्रफ अली फ़ारूकी या मोहसिन हामिद का कह देता हूँ। तो इन सब में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ फ़र्क ये है कि इन लोगों ने अपना रास्ते पे डटे रहे और इन्होंने तरीके सीखे कि हम अपनी कहानी को राइटिंग, लिखने की फॉर्म से पब्लिशिंग की फॉर्म तक कैसे लेके जा सकते हैं। सो उन्होंने वो जो अपना पाथवे है उस पे मेहनत करके दे डिड व्हाट वी कॉल अ ब्रेकिंग थ्रू, दे ब्रोक थ्रू एंड देन उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया प्रोफेशनल लेवल पे आगे कि उनकी कहानियां पब्लिश होने लग गई। सो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, और मेरा ये मैंने ये 2-3 मरतबा एतराज़ उठाया है, हमारे पास कुछ बहुत अच्छे जर्नल हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तान में जर्नल छप रहे हैं और वो एनुअल भी होते हैं। लेकिन मैंने उनके एडिटर हज़रात से 1-2 बार कहा था, मैंने कहा देखें कि अगर हम जर्नल आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत हाई क्वालिटी है, लेकिन अगर आप राइटर्स को पे नहीं करेंगे तो हम सस्टेन कैसे करेंगे इस इकोसिस्टम को? हुँ। आप राइटर को ना ज़्यादा पे करें, आप 500 हज़ार 2000 दे दें उनको एक कहानी का, लेकिन आप कुछ उनको पे करें ताकि उस राइटर को देयर इज़ एक होता है भई पब्लिकेशन जो कि आपने पब्लिश कर लिया, बड़े खुश हो, आपने घर में सबको दिखाया, मामा, बाबा मेरी कहानी छप गई। एक होता है कि यार मुझे उससे पैसे मिले, मैंने बाज़ार में जाके उससे डबल रोटी या रोटी खरीदी। सही बात है। तो वो एक डिफरेंट प्रेसिडेंट सेट करता है एंड इट टेक्स यू इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। सो फॉर एन एग्जांपल 2012 में मैं जब शुरू हुआ राइटिंग करना, हुआ ये कि मैं यूटा में था, सॉल्ट लेक सिटी यूटा में वर्ल्ड हॉरर कन्वेंशन हो रही थी, तो मैं उधर चला गया, मुझे किसी को नहीं जान एक बंदे को नहीं जानता था मैं, बस टिकट लेके मैं घुस गया। कभी कभी आई मिस दैट ब्राउन बॉय जो मैं था उस वक्त, किसी कुछ नहीं मुझे पता, मासूम सा बच्चा फिर रहा है, किसी को नहीं जानता, ये नहीं पता कोई कौन है, डरा भी हुआ है, सहमा भी हुआ है। एंड देन आई बट मैं उधर गया, लोगों ने मुझे इतना खुशामदीद का मुझसे बात की, फिर एक शायरी का सर्कल हो रहा था, पोइट्री का सर्कल, हॉरर पोइट्री का। मैं उधर जाके बैठ गया, मुझे पोइट्री अच्छी लगती थी, मैं बैठ गया। तो उन्होंने मुझे लिंडा एडिसन, मेरी अब तो बहुत अच्छी दोस्त है, लिंडा एडिसन उधर स्पेस एंड टाइम एक मैगज़ीन है, उसकी एडिटर है पोइट्री की। लिंडा सारे अपनी-अपनी पोएम्स पढ़ रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा तुम भी कुछ पढ़ दो। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो 10 साल से नहीं लिखा। तो मैंने अपने गूगल में जाके सर्च की, 10 साल पुरानी एक पोएम निकाली अपने जीमेल से और मैंने उसको पढ़ दिया और मैंने पढ़ा और मैंने पोएम खत्म की और लिंडा मुझे कहती है आई विल बाय इट फ्रॉम यू राइट नाउ। मुझे उसने $5 दिए उस पोएम के हुँ। और उस $5 से मेरा, आप यकीन करें कि आई थिंक कि मेरा करियर शायद वहाँ से शुरू हुआ है। क्योंकि उससे मुझे लगा ज़िंदगी में पहली मर्तबा कि मुझे कोई मेरी अल्फ़ाज़ के पैसे दे दे सकता है और मे बी दिस इज़ समथिंग आई शुड एक्सप्लोर, कि मेरे पास इतना टैलेंट है, किसी ने समझा मेरा इतना टैलेंट है कि मुझे उसने पे किया उस चीज़ के लिए। सो आई थिंक कि दैट इज़ द इकोसिस्टम वी डोंट हैव इन पाकिस्तान इन व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट फिक्शन और इवन आर्टिकल्स समटाइम्स। ट्रू। तो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू चेंज। तो एक तो ये बात होगी। फिर आपने पूछा कि भाई कहानी से प्रोफेशनल सफर कहाँ? तो बाहर ये होता है कि यू राइट अ स्टोरी एंड देन यू हैव डिफरेंट टियर्स। एक होता है फॉर एक्सपोजर मार्केट, प्रोबेबली नॉट अ गुड आइडिया फॉर एस्पायरिंग राइटर्स। मैं नहीं रेकमेंड करता, राइटर्स शुड गेट पेड फॉर मोस्ट ऑफ देयर वर्क। सो आप ऐसी मार्केट को करें जो प्रोफेशनल रेट्स आपको पे करती है। प्रोफेशनल रेट्स डिफरेंट तरह के होते हैं।
इन द यूएस दे आर कंसिडर्ड फ्रॉम 6 to 8 cents per word को कंसिडर किया जाता है प्रोफेशनल रेट। राइट। तो उसके बाद होती है सेमी प्रोफेशनल, कि आपने कहानी लिखी, आपको $50 मिल गया, $25 मिल गया, 100 शायद मिल जाए एक कहानी का, वो वर्ड काउंट के हिसाब से नहीं होती। एंड देन डिफरेंट लिटरेरी, ये बात कर रहा हूँ मैं साइंस फिक्शन फैंटेसी जर्नल्स की, लिटरेरी जर्नल्स समटाइम्स विल नॉट पे, बट इफ दे पे समटाइम्स इट्स रैंडम, $100, $20, $1000 अगर न्यूयॉर्कर है या पेरिस रिव्यू है। सो दे आर डिफरेंट रेट्स। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि राइटर लिखे, ऑनलाइन जाकर अपना उसका जो जॉनरा है, मिस्ट्री है, क्राइम है, रोमांस है, मेन स्ट्रीम लिटरेरी फिक्शन है, साइंस फिक्शन फैंटेसी और वट एवर इट इज, उन जर्नल्स को रिसर्च करे, उनकी सबमिशन गाइडलाइंस पढ़े। You read the submission guidelines and you stick to them, because the editors are not going to budge from them. Just because you think you're Salman Rushdie or Mohsin Hamid, not everyone else is going to agree. So फिर वो एक होता है जी कवर लेटर, जिसमें आप कहते हो, और उसको बहुत ज्यादा फैंसी बनाने की जरूरत नहीं होती। यू स्टिक टू सबमिशन गाइडलाइंस। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये भी एक टिप दे देता हूँ, जो राइटर्स, एंड आई होप कि राइटर्स सुने इस टॉक को, आप गूगल करें विलियम शून, विलियम WILLIAM एंड देन शून SHUNN। यू गूगल विलियम शून manuscript format, and that is the format that you can stick with when you're submitting a story. तो आपने एक तो सबमिशन गाइडलाइंस पढ़ ली, अब आपने कवर लेटर लिखा, डेयर एडिटर्स में 3 लाइनों से ज्यादा जरूरत नहीं होती। मेरा नाम, आई एम सेंडिंग यू एन 8500 वर्ड स्टोरी टाइटल्ड दिस। इफ यू, अगर आपने को सलाम अवार्ड जीता है, या आपने को नेबुला जीता है, या ब्रिटिश फैंटेसी जीता है, या पुलित्जर जीता है, आप लिख दें कि आई वन द पुलित्जर इन 2019 एंड आई एम सेंडिंग यू दिस स्टोरी, 8900 वर्ड स्टोरी विद दिस टाइटल, एंड आई होप दैट यू विल लाइक द स्टोरी, या व्हाटएवर। आपने 2-3 लाइनें, इससे ज्यादा लिखने, कहानियां डालने की, उनको कहने की भाई खुदा के लिए मैं ये हूँ वो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। योर स्टोरी विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। वंस यू गेट टू अ प्रो लेवल, आपकी पब्लिशेबल लेवल या सेलेबल जिसको बोलते हैं, सेलेबल लेवल, द स्टोरी विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो फिर क्या होगा अगला स्टेप, कि एक फर्स्ट रीडर उस कहानी को पढ़ेगा। एक फर्स्ट रीडर यूजुअली वॉलंटियर होता है उस मैगजीन का, वो उस कहानी को पढ़ेगा, उसको पसंद आएगी तो वो फिर ही और शी दे विल मूव इट अप टू द एडिटर। फिर एडिटर उसको पढ़ेगा, और कभी कभी एडिटर को इतनी पसंद आएगी कि उसी वक्त उसको पसंद आ जाएगी, वो आपको जवाब दे देगा। कभी कभी एडिटर को उसको रख देगा, हफ्ते बाद फिर पढ़ेगा। और अक्सर ऐसा होता है, एक एडिटर को पहली मरतबा पढ़ने पे पता लग जाता है उन्होंने वो कहानी खरीदनी है कि नहीं। And if they reject the story, don't take it personally. It is not a comment on you or your personality. It is a comment on the piece, and often the piece आपके may not be right for the magazine. यानी कि पेरिस रिव्यू के एस्थेटिक्स हैं, न्यूयॉर्कर के कुछ एस्थेटिक्स हैं। ऑफ कोर्स हर मैगजीन ब्रांड पे जाता है। अगर आप पुलित्जर जीत चुके हैं तो न्यूयॉर्कर को बहुत शौक होगा आपको छापने का, और आपकी कहानी अगर लो ग्रेड की भी होगी, थोड़ी बहुत ही लो ग्रेड की भी होगी, तो छाप लेंगे compared to someone जो कि बिल्कुल unknown है। But even in that situation, the New Yorker will reject bad stories if they don't like the story, no matter how many awards you won. So it is not personal. You must start growing a thick skin ताकि आपको कुछ rejections मिले, and over time आप सीखते जाओगे। So आपकी polish हो जाएगा, आपको business समझ आ जाएगा, and that will be the process. तो एक प्रो कहानी बिकेगी, फिर आप उस प्रो कहानी का जिक्र करोगे, मेरी इधर छपी थी, अगला कवर लेटर आपका ऑर्नामेंट हो जाएगा कि भाई मैंने पहले लिखी थी, कहानी पब्लिश हो गई है, तो वो फर्स्ट रीडर जरा ध्यान से पढ़ लेगा आपका कवर लेटर। तो दैट इज द प्रोसेस, एंड देन यू गेट पेड, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अपने जॉनरा की सोसाइटीज क्या हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप जरूर करो, नहीं करनी ना करो, कोई मैंडेटरी नहीं है। सो दैट इज द यूजुअल प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक और बात बताइएगा कि जिस तरह भी आप बता रहे थे, आपने फर्स्ट कहानी लिखी लेकिन वो इस कलेक्शन का हिस्सा नहीं है। सो इसमें यहाँ पे जो ओनरशिप होती है उसका क्या सिस्टम होता है कि लेट से आपने पहली कहानी लिखी, 10 साल बाद आप उस कहानी को अपनी किताब का हिस्सा बनाना चाहते हैं, सो कॉपीराइट आपके पास रहता है या वो शिफ्ट उनको हो जाता है? कैन यू रीयूज इट इन योर ओन पब्लिकेशन लेटर ऑन? So this is the business side of writing that we're talking about now. So business side में जब भी आप अपना कोई पीस, अपना आर्ट जब आप बेचोगे, आपका आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। सो जो आपका आईपी है वो आपको हमेशा ध्यान करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो। यू शुड नेवर सेल अ स्टोरी विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। सो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि आपके राइट्स क्या हैं। तो अक्सर वो ये लिखेंगे कि एक्सक्लूसिव फॉर 1 year एंड देन नॉन एक्सक्लूसिव।
कि फिर आप एक साल के लिए उसी पब्लिकेशन के साथ एक्सक्लूसिव राइट्स रहेंगे, आप कहीं छाप नहीं सकते। साल के बाद वो आपको राइट मिल जाएगा, फिर आप नॉन एक्सक्लूसिवली जहाँ मर्जी छापो उसको, वो आपकी मर्जी है। तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और शुरू में अगर आप एक्सपीरियंस राइटर नहीं हैं, देन इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू फॉर्म। इसलिए एज अ राइटर मैंने शुरू से ही, जब मैंने काम शुरू किया था, मैंने शुरू से ये रखा था कि आई थिंक पीपल शुड हैव अ कम्युनिटी, जिसमें, क्योंकि शॉर्ट फिक्शन जब आप स्टेज पे होते हैं, मोस्ट पीपल डोंट हैव एन एजेंट शॉर्ट फिक्शन की स्टेज पे। क्योंकि आपको अगर 100 200 300 की कहानी लिखेगी, तो आप एजेंट क्या 20 40 150 डॉलर तो नहीं लेगा ना। तो मोस्ट एजेंट्स विल नॉट वांट टू रिप्रेजेंट जस्ट शॉर्ट फिक्शन। वो कहते हैं यार चलो कोई कलेक्शन हो या कोई नॉवल हो तो चलो बात करते हैं। सो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद ही पढ़ना पड़ेगा, एजेंट अभी आपके लिए नहीं पढ़ रहा। सो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव अ कम्युनिटी जिसमें लोगों ने पहले कुछ किया हो। सो द ग्रेट थिंग अबाउट अमेरिका और यूके और ऑस्ट्रेलिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड इन जनरल इज उनकी बड़ी थ्राइविंग कम्युनिटीज हैं राइटर्स की। And these communities are very much closely connected and they support each other and they help each other. पाकिस्तान में और इंडिया में और साउथ एशिया में आई थिंक कि इंडिया का आई एम नॉट श्योर, आई कांट स्पीक फॉर देम, मैं श्रीलंका के लिए भी बात नहीं कर सकता, बट पाकिस्तान में आई कैन से कि शायद हमारी लिटरेरी कम्युनिटी उस तरह से इतनी वेल कनेक्टेड शायद नहीं है। And I think we have a lag between total pros and people who are on the way. तो वो मेंटरशिप शायद उस तरह से उतनी स्ट्रांग नहीं है हमारे पास तारीखी लिहाज से, जितना बाहर के मुल्कों में है। सो विच इज़ वाई आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव लिटरेरी कम्युनिटीज़ जो रीडर्स के साथ भी इंगेज करें, जो कॉन्फ्रेंसेस पे भी जाएं। और मैं ये नहीं कहता कि हर राइटर को ये करे, हर आर्टिस्ट को, भाई कई लोग नहीं करना चाहते, उनकी तबीयत नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। बट इफ पॉसिबल इट इज़ अ गुड आइडिया टू हैव अ कम्युनिटी जिसका आप हिस्सा हो। जॉर्ज आर आर मार्टिन, आप हम सबको उसका नाम पता है, गेम ऑफ थ्रोन्स का राइटर है। Martin has spent a life supporting younger people. He's always been at conventions. He even used to own a theater cinema in Santa Fe, New Mexico. और अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि वो कोविड के दौरान उसने थिएटर को अपने कन्वर्ट कर दिया था लोकल आर्टिस्ट्स के लिए। सो मार्टिन हैज बीन अ प्रोपोनेंट ऑफ यंग राइटर्स फॉरएवर एंड ही कम्स फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ राइटरली कम्युनिटी जो साइंस फिक्शन के अंदर बड़ी थ्राइविंग है, मोस्ट जानर्स में है, साइंस फिक्शन में खास तौर पे है, उसकी हिस्टोरिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। So I think Pakistan could really do well in having a community like that, and I think अब develop हो रही है। So contract पढ़िए, आपको rights का अपना खुद ही पता लग जाएगा, and then over time you will learn more and more. इसी के बात को अगर कैरी फॉरवर्ड करें तो द सलाम अवार्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स वन ऑफ द एफर्ट्स टू प्रमोट दीज थिंग्स, और ये जिस तरह की चीजों को आगे लेके आए, ना सिर्फ टैलेंट को आगे लाया जाए बट उनको सर ट्रेन करें, उनको बताएं कैसे उन्होंने आगे इसमें प्रोग्रेस करना है। उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताइएगा बिफोर वी मूव ऑन टू योर बुक ऑब्वियसली। So सलाम अवार्ड 2000 आई थिंक 2016 में या 15 में, मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक 2016 की शायद बात होगी। तो मुझे अप्रोच किया था तहसीन बावेजा ने 2016 में। ही वांटेड मी टू बी अ जज फॉर ए साइंस फिक्शन राइटिंग कंपटीशन फॉर पाकिस्तानीज। तो जब उसने मुझे, तहसीन ने मुझे ये कहा, तो ही इज एन ह्यूस्टन बेस्ड एंटरप्रेन्योर, बड़ा बहुत जबरदस्त, वेरी जनरस पर्सन, वेरी गुड पर्सन। तो तहसीन ने मुझे कहा कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हम एक ज्यूरी बना के हम करते हैं एक। मैंने कहा तहसीन आई एम हैप्पी टू डू इट, बट एक बंदे से क्या मजा आएगा इस चीज का अगर हम एक बार करके। मैंने कहा अगर करें तो हमें और उसने मुझे कहा कि हम उसका ना कुछ नाम वगैरह करते हैं। और आई डोंट रिमेम्बर कि उन्होंने सलाम अवार्ड सजेस्ट किया था कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे भूल रहा है अब। तो मैं कहा यार हम फिर मिलके करते हैं, व्हाई डोंट वी सेट समथिंग अप कि जो थोड़ा सस्टेनेबल हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म चले, एक से क्या मजा आएगा। एंड दैट इज हाउ वी डिसाइडेड कि साइंस फिक्शन को पाकिस्तान में करना बहुत जरूरी है। तहसीन आई थिंक हैज सेड वंस कि उसने मेरा आर्टिकल पढ़ा था 2014 में इन डॉन, इट्स कॉल्ड रॉकेट्स रोबोट्स इन रेकलेस इमेजिनेशन। तो मैंने उसमें आर्ग्यू किया था कि साइंस फिक्शन कुड बी अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर पाकिस्तान इन पर्टिकुलर एंड फॉर मल्टीपल रीजंस। तो तहसीन ये कहता है कि उसने वो, मुझे कुछ याद इस तरह पड़ा कि उसने जिक्र किया था कि दैट वाज वन ऑफ हिज, दैट वाज व्हाट स्पार्क्ड द इंटरेस्ट, एंड इफ सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो हम लोगों ने फिर शुरू किया, हमने जूरी बनाई, और हैप्पीली बाय 2016 I knew some really good people and they were all very supportive people in the West. Mavish Murad is a Pakistani editor, बहुत ज़बरदस्त एडिटर भी है, क्रिटिक भी है, डॉन की कॉलमनिस्ट भी रही है, रेडियो भी चलाती थी कराची, मिडनाइट इन कराची आई थिंक के नाम से। तो माविश, मैं
जेफ बैंडमियर, आई थिंक हम पहले साल के हम 3 जज थे और हम लोगों ने सलाम अवार्ड का पहला साल किया। फिर हमने कहा कि खाली इस बात से तो बात नहीं बनेगी, अगर हम ज्यूरी करके कहें भाई ये कहानी जीत गई, अब क्या होगा आगे, व्हाट नेक्स्ट। हमने 500 400 $500 मतलब दे दिए एक आदमी को, 50 आई थिंक 50,000 रुपीज इज द प्राइस फॉर विनिंग स्टोरी। तो हमने कहा ये अगर हो गया तो चलो ये तो हो गया, अब आगे क्या होगा। तो फिर हमने कहा कि क्यों ना हम इन फाइनलिस्ट और इन विनर्स को वेस्ट में एडिटर्स और एजेंट्स के साथ कनेक्ट करें। सो वी रीच्ड आउट एंड हैप्पीली फॉर द पास्ट 5 years, सलाम की 5 साल हो चले हैं, हर साल absolutely top notch jury, critics and experts read the and writers read the stories, they select a winner, फिर विनर को पैसे भी मिलते हैं, विनर और टॉप 3 एंड समटाइम्स इवन टॉप 10 लोगों को उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जो एंट्रीज हैं उनको एक एजेंट भी पढ़ता है और एक एडिटर भी पढ़ता है। एंड उन बच्चों को फिर at the international conference Fantastic in Arts, which is in Orlando, अब पिछले 2 साल से they are inviting our winners every year to be a part of the ICFA. And so Akbar Shahzad went there 2-3 साल पहले and he read in front of an audience. And now Hamad, can you hear me? जी जी बिल्कुल। Hello? या Hamad, can you hear me? आवाज आ रही? जी जी क्लियर है। So the ICFA, the International Conference for the Fantastic in Art. Achha. So the ICFA invites these winners now, and they are a part of a panel, और उसके through they meet a lot of people. And Salam Award का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं हुआ कि जो मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि the finalists and the winners, they started coming together. And so now there is a really nice community. कोई 15-20 लोग हैं, they are all connected with each other, they talk to each other, they support each other. और उनमें से माशाल्लाह अब कहकशां खालिद और नूर नसरीन इब्राहिम, who is actually part of the Salam panel now. नूर 2 साल हमारी फाइनलिस्ट रही थी। नूर ने और कहकशां ने, they have been selling stories to international markets for the last 2 years now, 3 years now. तो बहुत we are very proud of that, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे जो राइटर्स निकल रहे हैं, they're making, and everyone is there, good people who understand the value of collaboration and community. So they are all paying back in different ways. Or they're all intimately connected with the science fiction scene in Pakistan. They're connected with the literary community. Noor वैसे भी, she is doing a lot of work. माशाल्लाह बहुत active है. कहकशां is artist भी है, librarian भी रही है, and she's a wonderful writer as well. So great community. This is wonderful to know. एंड आई थिंक जो भी इसको फॉलो करना चाहता है वो ट्विटर पे और उनके जो बाकी सोशल मीडिया लिंक्स हैं उस पे वो सब्सक्राइब कर ले और वहाँ पे उनको फॉलो करे, तो उसको पता चलता रहेगा कि जो भी अपडेट्स आ रहे हैं अवार्ड के और जब भी ओपन होंगी, और आप उसको पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। सो फाइनली आई थिंक वी वुड मूव टूवर्ड्स द एक्साइटिंग पार्ट विच इज योर बुक, क्योंकि हमने और भी इकोसिस्टम पे बात की है जो कि आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, क्योंकि जनरली लोग मिलते नहीं हैं जो ये जानते हों, और कई दफ़ा अनफॉर्चुनेटली बताते भी नहीं है कि हमारी जो है वो एक चौधराहट जिसे कहते हैं कायम रहे, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट मिडनाइट डोरवेज, फर्स्ट क्वेश्चन, मिडनाइट डोरवेज क्यों? इसका नाम फेबल्स फ्रॉम पाकिस्तान ही क्यों है? इसका कोई और नाम क्यों नहीं? कौन सा डोरवे एक्सप्लोर कर रहे हैं? मिडनाइट डोरवेज के हमने 2-3 नाम सोचे थे और मैंने दूसरे डिस्कस भी किए। इनफैक्ट मैंने नूर और कहकशां और 2-3 और लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला और हमने डिस्कस किए नाम। तो हमने इस पे इसलिए डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा नाम चाहता था कि एक तो वो, आई डिडंट वांट इट टू बी अ जेनेरिक सा नेम जो कि हम अक्सर देखते हैं कहानियों में, एंड आई वांटेड इट टू बी समथिंग दैट रिफ्लेक्टेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पाकिस्तानी एस्थेटिक एज वेल एज हिस्टोरिकल साइंस फिक्शन की और फैंटेसी की एस्थेटिक। मैं चाहता था, क्योंकि मेरी कहानियां अक्सर फ्यूजन होती हैं 2 दुनियाओं की, और इस पे आई थिंक अभी से जो रीडर्स जो किताब पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी इस पे कमेंट भी कर रहे हैं कि उनको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है दैट फ्यूजन, कि इट्स देयर वेरी पाकिस्तानी कोट एंड कोट स्टोरीज। तो मिडनाइट डोरवेज मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरी आई ग्रेविटेट टुवर्ड्स डार्क फिक्शन अ लिटिल बिट, थोड़ी तारीख होती है मेरी कहानियां, कुछ हॉरर का कंपोनेंट होता है, डार्क फिक्शन का कंपोनेंट होता है, तो मिडनाइट से वो आ गया। प्लस इन कहानियों में दे आर स्टोरीज दैट इन्वॉल्व मैजिक रियलिज्म, स्लिप स्ट्रीम, क्रॉस जॉनरा, फैंटेसी, साइंस फिक्शन,
लॉट्स अनकैनी लिटरेचर, वियर्ड फिक्शन, सो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, कैफका से लेके, बोरहेस से लेके, थॉमस लिगोटी से लेके, स्टीफन किंग से लेके, आर्थर मार्कन से लेके, वी हैव सो मेनी, और अपने हमारे मुल्क में नैयर मसूद साहब से लेके, खालिदा हुसैन से लेके, तिलिस्म होशरुबा, अमीर हमजा, all of these historical traditions and realist literature, फिर एक पोइट्री फैज की, इकबाल की, गालिब की, all of this, बुल्ले शाह की, you'll find touches of all of that in these stories. तो ये कहानियाँ एक लिहाज से मेरी ज़िंदगी का निचोड़ भी हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के इन्फ्लुएंसेस में गुजरी है। तो Midnight Doorways, I thought, represented all of that really well, because again, a doorway is a place जहाँ पर दो दुनियाओं का दहाना होता है ना, वो कि दो दुनियाओं के मुंह खुलते हैं एक डोरवे के ऊपर। तो मेरी अपनी आइडेंटिटी भी एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन दो दुनियाओं की आइडेंटिटी है। मैं जब छोटा था, जब मैं बाहर गया अमेरिका में, तो पाकिस्तान में मुझे अमेरिका में फिट नहीं होता था। अभी पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते तो बंदा किधर जाए। तो मिडनाइट डोरवेज उस लिहाज से बहुत सूटेबल मुझे लगा। फेबल्स इसलिए बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक फेबल्स ईसॉप फेबल्स की तरह जानवरों की कहानी है जिसमें जानवर इंसानों की तरह बातें करते हैं एंड देयर मॉरल एलेगोरीज। नॉट रियली। फेबल्स बहुत सारे मुख्तलिफ तरह की होती हैं। अ फेबल कि अगर आप रियली इफ यू लुक इनटू द मीनिंग ऑफ इट, a fable is a fiction or a lie that tells the truth. तो दिस इज एक्चुअली समथिंग जो स्टीफन किंग अपनी कहानियों के बारे में भी और जो ऑल फिक्शन के बारे में कहा करता था। सो आई रियली थिंक कि अ लॉट ऑफ माय फेबल्स, आई होप, आर फेबल्स दैट आर लाइज दैट टेल द ट्रूथ in an imaginative way, in a magical way, in a way that I hope a lot of readers in Pakistan would not have seen before. I don't say that from a place of hubris or vanity, but मैं गरूर की से नहीं बोल रहा, पर उम्मीद मुझे ये है कि लोग जो पढ़ेंगे उनको थोड़ा महसूस होगा कि ये इन अ वे उनको अपनाइयत महसूस होगी। उनको लगेगा जैसे ये कहानियाँ वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन उन कहानियों ने एक नया रूप धार लिया। मैं ये पूछ रहा था कि अब कलेक्शन आई है, इसमें आपने इस तरह जिक्र किया है कि हमारे पास दो दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश है, फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो एज अ राइटर जब आप उसको लिख रहे थे, उसको सोच रहे थे, उसको देख रहे थे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, सो व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू केप्ट इन माइंड कि अच्छा ये तो जो है ना, इससे मैंने हिलना नहीं है और ये मैंने करना नहीं है। और व्हाइल यू वर क्रिएटिंग दिस फ्यूजन ऑफ लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम गिविंग अस अ टेस्ट ऑफ अ लिटरेचर जिससे प्रॉब्लम हम ज्यादा अवेयर नहीं है। सो एक बात मैं पहले सबसे ये कहूँगा कि ये कहानियाँ सिर्फ मुझे रिप्रेजेंट करती हैं, ना तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, ना ये लाहौर को रिप्रेजेंट करती हैं, ना पूरे हमारे अदब को रिप्रेजेंट करती हैं। सो ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे, मेरी आइडेंटिटी, मेरी तश्कील को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दैट इज हैविंग गिवन दैट डिस्क्लेमर, बिकॉज अक्सर हमसे कहा जाता है कि भाई तुम तो यू आर दी पाकिस्तानी राइटर, या यू आर दी पाकिस्तानी साइंस फिक्शन राइटर, या यू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। नो, रियली वी आर नॉट। राइटर्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग एक्सेप्ट देमसेल्फ एंड देयर इन्फ्लुएंसेस। सो उसी तरह से मैं जब ये कहानियां लिख रहा था तो मैं डिलिबरेटली एफर्ट नहीं कर रहा था फ्यूजन की। मैं सिर्फ ये कर रहा था कि अगर मैं आपको मिसाल दूं हमाद, क्योंकि मुझे जी मालूम जी। है आपको उर्दू अदब में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी है, दिलचस्पी भी है। हम जब छोटे थे हमने चलूसक मलूसक, छन छंगलू, बच्चों की दुनिया, बच्चों का बाग, जुगनू, खेली आंख मचोली, तालीम तरबीयत हमदर्द फूल, नौनिहाल। मानामा फूल, ए हमीद, तिलिस्माती अंगूठी, उम्र यार की जंबील, चल मेरी जंबील में, ये जुमले छोटे होते हमें इस तरह पता होते थे जिस तरह हमारा अपना हाथ हो, लाइक द बैक ऑफ आवर हैंड। और जब मैं छोटा था तो मैं इन्हीं जुमलों के साथ बड़ा हुआ, यही मेरी दुनिया थी, यही हमारा जादू था, यही हमारा टार्जन था और मंकू था, और मंकू के वो छनछंगलू के बाबा थे। तो हम जो जो बच्चे ये कहानियाँ पढ़ते बड़े हुए हैं, ये कैसे मुमकिन है कि हमारी कहानियों में वो उसका तिलिस्माती अंदाज ना आए, जस्ट बिकॉज कि हमें लोगों ने कहा नहीं यार तुम्हें तो तालीम और तरबियत पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हें सबक सीखोगे तुम लोग, हम्म। और तुम्हें जादू की बच्चों की दुनिया नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो बकवास कहानी है, बच्चों की कहानी है। सो अब आप जब एक बच्चे को ये बात बताते हैं तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने अंदर के उस जरासीम को जिंदा रखते हैं। तो मैं वो बच्चा हूँ जिसने जरासीम जिंदा रखा था, एंड आई हैव ऑल माय लाइफ gravitated towards those lands, those fantasies, and when I grew up I realized कि ये कहानियाँ और ये दुनियाएं जो हैं ये अपने अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग
सॉम्बर और सीरियस लिटरेचर थामे बैठी हैं। एंड इसलिए जब मैंने अंग्रेजी में पढ़नी शुरू की है तो देन आई रियलाइज कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में अंग्रेजी में दास्तानें इस तरह से पढ़ने का और लिखने का रवाज खत्म हो गया। कौन लिख रहा है उर्दू में दास्तानें इन अ सीरियस फैशन? कौन? एक बंदा बता दे। मैं एक बंदा नहीं जानता जो कि उसको एक सीरियस पल्प फिक्शन बहुत है उर्दू में। देवता 70-50 साल चला है। हमारे पास ऐसी, बट दैट इज रियली नॉट फिक्शन जिसपे लोगों ने प्रॉपर उसको एक अदब की तरह लिखा है। लोगों ने वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए लिखा है, विच इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ पल्प फिक्शन। तो मैं जब ये कहानियां लिख रहा था मैंने ये नहीं सोचा कि मैं फ्यूजन कर रहा हूं। मैंने कहा मुझे क्या लिखना है, मुझे पसंद क्या है। और राइट। जब मैंने पसंद मुझे किया है तो उस मेरी पसंद में मुझे अंग्रेजी कहानियां भी बड़ी पसंद है। मुझे अंग्रेजी वेस्टर्न हॉरर स्टोरीज, फैंटेसी, साइंस फिक्शन के जो एलिमेंट्स है बहुत पसंद है। तो अगर मैं लिखूंगा तो ला महला पाकिस्तानी एंगल तो उसमें आएगा ही। रूह अफ़ज़ा एक जिन की कहानी में कैसे नहीं आएगा? बसंत की एक पतंग कैसे नहीं आएगी? लाहौर की लाल आंधियां कैसे नहीं आएंगी? सो दिस वाज मेरा अपना तजर्बा, मेरी अपनी मेमोरी, मेरा अपना नॉस्टैल्जिया। और जॉन क्लूट इज अ वेरी फेमस क्रिटिक इन द यूएस, इन द वेस्ट। साइंस फिक्शन क्रिटिक है, बट इज अ वंडरफुल वंडरफुल क्रिटिक। क्लूट ने एक बार मुझे, मैं उससे जब मिला, उसने मुझे कहानी मेरी पढ़ी तो मुझे क्लूट ने कहा कि तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि ऑल माइग्रेंट्स आर सेल्फ एग्जाइल्स। तो जब उसने मुझे ये बात की तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी, और कहता तुम्हारा जितनी भी तुम कहानियां लिख रहे हो ना, यू आर राइटिंग स्टोरीज इन एग्जाइल एंड दैट माइट बी व्हाट इज हैपनिंग। सो इट रियली हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड कि वाकई उसकी बात किसी हद तक दुरुस्त थी। और एक बहुत ज़बरदस्त राइटर है रॉबर्टो बोलानियो, वेरी वेरी वंडरफुल राइटर। आई वांट टू से चिलियन राइटर था, आई थिंक चिलियन ही था। बोलानियो के बारे में लोग कहते थे कि हिज literature, his stories were the melancholy folklore of exile, क्योंकि वो exile में बहुत रहा है। So obviously मैं अपने आप को उससे कंपेयर तो नहीं करता, but a lot of the stories that I write are probably my folklore that was written in exile, and now that I've returned to my homeland, पाकिस्तान में आजकल रह रहा हूँ मैं, तो वो कहानियाँ थोड़ी सी बदलने लग गई हैं। नहीं नहीं, आई थिंक बहुत ही इससे ज्यादा खूबसूरती से मेरा ख्याल है कनेक्शन बयान नहीं हो सकता। टुक मी पर्सनली डाउन द मेमोरी लेन। बड़ी पुरानी बातें आपने बड़े अरसे बाद किसी के मुंह से ये सुने, नाम भी सुने। टू बी ऑनेस्ट कोई जानता ही नहीं आजकल की जनरेशन में। तो ये अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि इसमें एक एलिमेंट है, एज ए राइटर फिक्शन जब बात करते हैं, हम ऐसी दुनिया की बात करते हैं जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा इट्स इमेजिनरी, इट्स समथिंग जो फिक्शनल है। एंड बाय दैट आई मीन कि लाहौर की गलियों में एक नॉवल सेट है। मैं दिल्ली दरवाजा गया हुआ हूँ, मैंने देखा हुआ है। मैं वो कहेगा जी वो दरवाजे में चलता जा रहा है, तो आई कैन इमेजिन दैट, क्योंकि मैं उस जगह से गुजरा हुआ हूँ, मैंने वो देखी हुई है, आई कैन रिलेट टू इट। बट सडनली जब मुझे एक इमेज नजर आता है उमर गिलानी साहब का, एंड आई थिंक आई हैव टू शो इट हियर राइट नाउ ताकि सेंस बन सके थोड़ी। ये देखिए, ये इमेज जब नजर आता है हमें, तो नीचे तो वजीर खान है लेकिन ऊपर कोई यूएफओ नजर आ रहा है। तो इस चीज को जब आपने दिखाना था, तो एक तो आपके पास ऑप्शन थी कि आप उसको वर्ड्स में लिख रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट साथ आपने, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर इलिस्ट्रेशंस है, विजुअल्स का भी सहारा लिया गया है, जो कि जनरली नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। इससे पहले जो आखिरी मेरे माइंड में जो चीज आ रही है वो मुशर्रफ साहब की किताब थी जिसमें उन्होंने इलिस्ट्रेशंस का इस तरह इस्तेमाल किया था। तो इस पर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि इलिस्ट्रेशंस क्यों हैं, कितनी हैं, कौन कौन लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस। सो पहले आप बात कर रहे थे कि रियलिस्ट लाइफ की, गलियों में चलना, भाटी दरवाजे जाना, दिल्ली दरवाजे जाना, बहादराबाद जाना, क्या यार, मैं कराची में 5 साल रहा हूँ। अच्छा, मुझे कराची बहादराबाद का की आइडिया यार, नहीं, सो मैं आपकी यहाँ पे हेल्प चुरंगी, नहीं कर सकता। कुरंगी। चुरंगी, बिल्कुल बिल्कुल। चुरंगी। हम इधर गोल चक्कर कहते हैं ना, उधर चुरंगी मैंने पहली मर्तबा सुना था जाके, चुरंगी। सो हमारी मेरी कहानियों में चुरंगियां भी हैं। मेरी कहानियों में बहादराबाद, बहादराबाद शायद नहीं है लेकिन क्लिफ्टन जरूर है। सो मेरा शुरू से ही, मैं अक्सर जो कहानियां मैं लिखता हूँ उनमें एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है रियल और अनरियल के दरमियान। और हम तो एक ऐसे जनरेशन के हैं, हम तो एक ऐसे कल्चर के हैं जहां पर पहले क्या, अभी भी कौन सा मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें मोहल्ले में से 10 में से 5 लोग जिनों में यकीन ना रखें। हम्म।
बिल्कुल। कौन से ऐसा हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का कोई चप्पा बता दें जहां पर जादू और तकद्दुस और स्पिरिचुअलिटी और मजहब और माइथोलॉजी और लेजेंड और हिस्ट्री जिंदा बातें करते नजर ना आए। हमारे आप पुराने शहर में चले जाएं, लाहौर नाम लोहा अपना लाहो के नाम से है, जो कि सीता का बेटा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हम्म। सो हिंदुओं का हमारा इतना बड़ा रिलीजियस फिगर लाहौर से। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री एंड अ सिटी एंड दी स्ट्रीट्स एंड एलीज, ये गलियां जहां पर जादू और तिलिस्म तो जिंदा है आज भी। हमारी कौन सी गली में हमें नहीं मिलते लोग जो हाथ पढ़ते हैं और तोता फाल निकालता है और आपको आपका बताता है कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी और जिंदगी बेटा होगा कि बेटी होगी। सो अगर हम इन चीजों को एड्रेस ना करें, अगर हम इन बिलीव्स को, बिकॉज ये हमारे लिए हमारे लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि हम स्केपिस्ट लिटरेचर है, हम ऑलरेडी उस स्केपिस्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं, बिकॉज वी आर लिविंग एट द थ्रेशोल्ड, इफ यू विल, अ डोरवे बिटवीन रिलीजन एंड मैथोलॉजी। ट्रू। सो अगर हम उसमें रहेंगे तो ये तो होगा ही होगा कि रियल और अनरियल की टग ऑफ वॉर चलती रहेगी। और अगर हम उसको एड्रेस नहीं करते तो हाउ कैन वी से कि हम अदब को, अपने तारीख को, अपने अपनी ये अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स को हम इनको एड्रेस अगर नहीं कर रहे तो हाउ कैन वी से कि दिस इज रियल लिटरेचर? हाउ कैन वी से कि ये असल हमारा लिटरेचर है? नहीं है, बिकॉज देन यू आर नॉट एड्रेसिंग अ मेजर कंपोनेंट ऑफ लिटरेचर। इवन यू हमारी आर, सो व्हाट यू रिप्रेजेंटेशन भी नहीं डू, है, सॉरी बात काट रहा हूँ, लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है फिर हमारी ये। बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यू टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि सिर्फ शादियां कर रहे हैं और मानसून चला रहे हैं, और मतलब आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीथिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं डिमीन किसी चीज को नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इफ यू ओनली गोना डील विद दैट ओनली द रियल, देन यू आर डीलिंग विद आउटर लैंडस्केप्स। आप बाहर के लैंडस्केप को एड्रेस कर रहे हैं, आप इनर लैंडस्केप को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। बिकॉज इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, इसका बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मैं बड़े एक आपको बताता हूँ। ई एम फॉर्स्टर बहुत बड़ा राइटर और क्रिटिक था। ही रोट वेरी वेल नोन, सम पीपल से ही रोट वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ अदब की कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है। ही रोट अ बुक कॉल्ड, आई थिंक इट्स कॉल्ड अबाउट अ नॉवल, अबाउट द नॉवल या अबाउट अ नॉवल। फॉर्स्टर ये कहता है कि इंसान अपनी जिंदगी में 1/3 ऑफ योर लाइफ स्पेंट इन ड्रीमिंग। सो अगर 1/3 ऑफ योर लाइफ इज स्पेंट इन ड्रीम टाइम, अगर आप ड्रीम टाइम के इश्यूज को, उसकी इरेशनैलिटीज को, उसकी अनरियलिटी को एड्रेस नहीं करेंगे, यू आर मिसिंग 1/3 ऑफ द ह्यूमन कंडीशन एंड 1/3 ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो ये बात होगी रियल अनरियल की। अब आपने कहा कि आर्ट को मैंने क्यों इस्तेमाल किया? वेल, मुशर्रफ बुक वाज एन इंस्पिरेशन एज वेल। उसको देख के डेफिनेटली मैंने सोचा कि यार हमें भी इलस्ट्रेटेड करनी चाहिए। बट व्हाई द इंडिविजुअल स्टोरीज? बिकॉज हिस्टोरिकली जब मैं कहानियां हम पढ़ते थे, मैं जब छोटा था, मैं ओल्ड बुक शॉप जाया करता था। मैं बेसमेंट में भी मुझे याद है, मेन बुलेवार्ड की ओल्ड बुक शॉप लाहौर की सबसे पुरानी मेन बुलेवार्ड वाली है। तो वहाँ अजीम भाई होते थे हमारे दोस्त, और मैं एक बच्चा आके उनसे कहानियां लेता था। तो उधर मुझे अभी भी याद है कि कहानियां पढ़ी होती थी इलस्ट्रेटेड एडिशंस, एंड दीज इलस्ट्रेटेड एडिशंस वर वेरी वंडरफुल टू मी, क्योंकि उनको मैं देखता था। इनेट ब्लाइटन खास तौर पर मुझे याद है, इनेट ब्लाइटन की कहानियों में, किताबों में आपको गॉबलिन्स एंड पिक्सीज एंड फेरीज खूबसूरत खूबसूरत नजर आते थे आर्ट। तो ये एडवर्ड ड्यूलैक, आर्थर रैकम और इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट ने बड़ा काम किया है इस पे, ब्यूटीफुल कलेक्टिबल्स। तो फिर मैंने कहा कि हम अपना क्यों ना करें भाई, हम लोग अपना, वी आर ट्राइंग टू री इन्वेंट और ब्रिंग अ डिफरेंट फ्लेवर, तो हम उस फ्लेवर को फिर ऑल द वे आउट क्यों ना जाए? And that was the first thing, and then I reached out, मैंने फिर कॉल डाली, and then I met these wonderful people। ये 9 लोगों का ग्रुप है। मैं, मुझे बहुत फख्र है इस बात पे कि 9 में से 8 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। और ये मैंने प्लान नहीं किया, दिस वाज व्हाट आई लव्ड, आई जस्ट सॉ। उन्होंने मुझे अपने पोर्टफोलियो, मुझे काफ़ी सारे लोगों से आए पोर्टफोलियोज, और मैंने काफ़ी लोगों के देखे, और मुझे इनके, मेरे एस्थेटिक के हिसाब से सबसे अच्छे लगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी अ रियली गुड बुक। सो सबसे पहले हमारे पास इश्क की है सनिया कमाल, हु इज इस्लाम अवार्ड, इस्लाम अवार्ड फाइनलिस्ट भी है, और सनिया ने बड़ी ज़बरदस्त एक इलस्ट्रेशन बनाई। फिर उमर गिलानी ने बहुत ज़बरदस्त फेडेड फोटोग्राफ जो अभी आप दिखा रहे थे, जिसपे देयर इज एन एन्चेंटेड सिटी, एक तिलिस्माती शहर लाहौर में शालामार बाग के ऊपर उतरने उतरने वाला है इवेंचुअली, मतलब वो उसने मस्जिद वजीर खान बनाई है।
So we have that एक enchanted city लैंड करी है, then we have resurrection points जिसमें कोमल अशफाक ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है. So we have about समिया आरिफ है, कहकशां खालिद है, the wonderful Ruhama Malik did the cover and Mushbah Saeed did the design. और हमारे आर्टिस्ट में रुमैसा फवाद जी रुमैसा है, रुमैसा फवाद है, these just wonderful people. समिया आरिफ है, अमिल हसनैन है, एमएल हसनैन. So these are the people जिन्होंने काम किए and they've just really made such a beautiful product. और मुझे इस किताब पे इतना मुझे इस वक्त मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह का एक बनाने का मौका दिया, बिकॉज एज यू नो मेरा डे जॉब ये नहीं है, तो मुझे इसके लिए जो टाइम निकालना पड़ा है वो मुझे ही पता है मैंने कैसे निकाला है. तो आई एम सो प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया. और मुशर्रफ साहब ने हेल्प की थोड़ी डिज़ाइनर ढूंढने में, आई एम सॉरी ये अपना प्रिंटर्स ढूंढने में, और ही वाज हेल्पफुल इस मामले में. फिर उनकी पब्लिकेशन किताब से हाउस से ये निकली है. सो मुझे एंड द वे द बुक हैज़ बीन रिसीव्ड, आई मीन इट इज़ अस्टाउंडिंग. मैं तो सोच रहा था कि भाई ये करेंगे और लेबर ऑफ लव की तरह से किया था, तो मैंने तो अपना दिमाग बनाया था कि यार जो गया तो बस खो गया, कोई बात नहीं, बस एक प्रोडक्ट अच्छा बन जाए. लेकिन अल्लाह ताला के फजल से इट्स बिन रियली, पीपल हैव रियली रिस्पोंडेड टू इट, आई थिंक. और आई थिंक पीपल स्पेशली लव द आइडिया ऑफ कम्युनिटी. इसमें एक क्योंकि मैं हमारा वैसे भी ताल्लुक है, आप शेयर करते रहते हैं, तो मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी क्योंकि अभी रिलीज हुई है मार्केट में, हमारे पास आई है, आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोगों ने पढ़नी शुरू की है. सो एक्सपेक्टेड है कि 1-2 हफ्ते तक डिटेल में आर्टिकल्स आएंगे, रिव्यूज आएंगे और सारा आगे जाएंगे. बट अभी तक जो मैंने ब्लर्ब ज्यादा देखे थे, जो आपने शेयर भी किए हैं, बुक में भी हैं, वो वेस्टर्न ऑथर्स के या वेस्टर्न रीडर्स के ज्यादा रहे हैं, उनको तब बुक पहुंची, उन्हें पहुंची. एंड अगेन आई विल गो बैक टू द क्वेश्चन कि अब यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है वेस्ट का, ईस्ट का और हमारे फिक्शन का, और प्रिज्म आ रहा है, लाहौर है, देन देयर इज अ एनचार्टेड सिटी. उन्होंने एक ऐसी ऑडियंस लिए जिनके लिए ये एलियन कॉन्सेप्ट्स हैं, हो सकते हैं, यानी कि अगर हम लोकल कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं, दे डोंट नो रूह अफ़ज़ा फॉर इंस्टेंस, उन्होंने इसको किस तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं. बट जनरल आपकी कन्वर्सेशन में क्या चीज सामने आई जो आपको हिट की, जरा ज्यादा आपको याद है इस टाइम? सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2013 ऑनवर्ड मैं आई हैव बीन एबल टू सेल स्टोरीज रेगुलरली. तो वो कहानियाँ बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हैं, वो नील गेमन से लेकर जो हिल हु इज़ अ वंडरफुल राइटर, और वो स्टीफन किंग के बेटे भी हैं. जो हिल, नील गेमन, ब्रायन एवंसन, जेफ वैंडमेयर, बहुत सारे लोगों ने इन कहानियों को पढ़ा है और उन्होंने उनको पसंद किया है. एंड आई थिंक कि आई लक्ड आउट इन अ वे कि मैं 2013 में वेस्टर्न वर्ल्ड चेंज हो रहा था इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वर लुकिंग एट स्टोरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो उससे पहले अगर मैं 2000 में या 1990s में ये कहानियां भेजता, तो शायद उस तरह से इनका अंडरस्टैंडिंग उन लोगों को शायद ना होती, जो अभी इस टर्न ऑफ द सेंचुरी के बाद होनी शुरू हुई है. तो people who have read these stories, or I actually, to be honest with you, 99% of my audience is in the West, or 1% of my audience is in Pakistan or India or South Asia. तो मेरे 99% ऑफ रीडर्स जो हैं, वो बुक की जो सेल्स हैं वो भी रिप्रेजेंट यही करती हैं कि 90% ऑफ माय सेल्स आर 95% आर इन द यूएस एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह. तो वो मुझे पिछले 7-8 साल से जानते हैं, और वो इन कहानियों को पढ़ रहे हैं, और अक्सर मुझे कमेंट यही आता है कि जो तुम लिखते हो वो हमें नज़र नहीं आता कहीं और. और मेरी बहुत सारी कहानियों के बारे में वो कहते हैं कि अभी कल ही एक फ्लोरिडा में हमारी एक दोस्त हैं, वेरी वेरी गुड राइटर, उसने रिसेंट मेरी कहानी पढ़ी, कहती है कि यू यू ब्रिंग अ फ्लेवर दैट इज वेरी हार्ड टू फाइंड एल्सवेयर, एंड आई थिंक दैट इज नॉट रियली टू मी एज अ राइटर, बट रियली टू व्हाट आई एम ब्रिंगिंग. और मैं लेके क्या आ रहा हूँ, मैं अपने हमारी पाकिस्तानियत लेके आ रहा हूँ, मैं हमारा उर्दू अदब का फ्लेवर ला रहा हूँ. मेरी कहानी में एक मेरी कहानी है वायर्ड पे, बियॉन्ड दी स्टार्स अदर ट्रिब्यूलेशंस ऑफ लव. और अगर आपने अल्लामा इकबाल को पढ़ा हो तो आपको पता है सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. सो इट्स वेरी क्लियर कि मेरा टाइटल कहाँ से आ रहा है, बियॉन्ड दी स्टार्स अदर ट्रिब्यूलेशंस ऑफ लव, इन सितारों से आगे इश्क के इम्तिहान और हैं. सो मैंने उसको इंस्पायर उससे होके एक स्पेस शिप की कहानी लिखी, जिसमें एक आदमी अपनी डिमेंटेड मदर को छोड़कर बाहर जाने पे मजबूर होता है, एंड द स्टोरी इज अबाउट हिज टग ऑफ वॉर, कि अपनी माँ को छोड़ के जा रहा है.
सो एंड देन देयर इज इकबाल्स पोएट्री इन कराची की कोस्ट लाइन इन अ वर्ल्ड जहाँ पे कराची फ्लड हो चुका है, सी लाइन टॉप पे आ गई है, कराची इज कम्प्लीटली फ्लडेड और सी वॉल बन गई है. सो वो कहानी 10-20 साल इन द फ्यूचर, 30 साल इन द फ्यूचर सेट है. So when white people or Western audience, Americans or British or Australians read these stories, they can see two worlds at the same time. I think मैं उनकी आंखों से तो नहीं पढ़ सकता, but I think they see two worlds and then they respond to both. And the comment I've received यही होता है कि they're original, they're evocative. जो रिसेंटली एक बहुत अच्छा मुझे पसंद आया था कमेंट, वो ओस्मा ज़ेहानत खान हैं, एक पाकिस्तानी ओरिजिन राइटर हैं इन अमेरिका, पेशावर से उनका ताल्लुक, उनके फादर पेशावर के हैं. ओस्मा जो हैं वो उन्होंने भी पिछले दिनों मुझे कहा, कहती हैं कि मैंने आई हैव नेवर रेड स्टोरीज़ लाइक दिस बिफोर, कभी भी नहीं पढ़ी. कहती हैं कि आपकी कहानियाँ पढ़ के इस तरह लगता था कि जिस तरह आई एम इन अ वर्ल्ड जो मैं जानती हूँ लेकिन मैं नहीं भी जानती. फिर कहती है मैंने ऐसी चीज़ें कभी पढ़ी ही नहीं है. सो वो मुझे बड़ा टच किया मुझे, और मुझे लगा कि यार इतनी मैंने 7-8 साल काम किया है विदाउट मतलब यू नो हैविंग अ बुक, तो इट मेड इट वर्थव्हाइल. बिफोर वी रैप अप, आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि 8 साल लगे इसको बनाने में, व्हाट्स नेक्स्ट? अब अगले 8 साल तो आई होप आप नहीं लेंगे और हमें जल्द अब अगली बुक भी देंगे. नो प्रेशर, बट वी नीड टू आस्क. नहीं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. आई एम वर्किंग ऑन अ नॉवल, मैं उस पे काम कर रहा हूँ. अब वेदर के वो नॉवल पिच करूँगा कि नहीं अभी मुझे नहीं मालूम, बट आई हैव एन एजेंट जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है उस नॉवल का सिनॉप्सिस, एंड वी गोना बी पिचिंग इट इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूके. So that it's a haunted house novel. I think it's going to be a haunted house novel set in Lahore, with a very, it's not an ordinary haunted house novel. I hope not. I think उसमें कुछ interesting चीजें हैं. मैं थोड़ा सा टिप दे देता हूँ, उसमें सादिकैन भी है. So there are some very interesting things happening in that novel. अगर मैं वो pull off, it's a difficult, technically मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा लिखना, पर वो if I can pull it off, I hope कि that will be the next book that will come out. I also have enough stories to put together a second collection. तो जब उम्मीद ये है कि when we pitch these books, तो शायद 2 books की हैसियत से बाहर हम pitch करें, तो novel और collection भी North American rights के साथ शायद चली जाए. So ये बता, the one thing I will tell you right now today, अभी आधे घंटे में अभी Twitter पे announce हो जाएगा. My next story is going to be out next month in 2 weeks. It's a Pitchell Perry story. Oh. So it's Pitchell Perry story. Tor.com जो Macmillan का हिस्सा है, Tor.com is publishing the story, edited by Jonathan Strahan. और it's going to be announced very आज ही उसकी art उसकी बन गई, मैंने देख भी ली है. So the art is going to be shared and I hope it's a novelette. Artzar Loves का है, और I think it's a story I wrote after moving to Lahore. So it's very different from the stories I write. And when I was writing the story, while writing the story, the pandemic hit Pakistan. So it has multiple components. तो I hope कि लोगों को काफी दिलचस्प लगेगी. बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. वन लास्ट थोड़ा सा फलसफियाना किस्म का क्वेश्चन है. वो ये मैं पूछूंगा कि उस्मान मलिक जो लिखते हैं, जो सोचते हैं, वो एक किस, हाउ वुड आई पुट इट, क्यों करते हैं? Is there a purpose? When you see yourself कि पिछले 10-12 साल से, बचपन से वो जो बच्चा पढ़ा था, फिर उस बच्चे ने बच्चों का बाग है, बच्चों की दुनिया नहीं छोड़ा, से लेके जो आप आज देख रहे हैं, can you connect the dots now? Do you see कि अच्छा यार ये this is what I'm supposed to do? I think I've probably been an artist since probably 8 years of age, 7 to 8 years of age. और ज़ाहिर है वो बच्चा उस वक्त तो हम छोटे होते हैं, हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, और मे बी दैट इज़ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल अबाउट इट, हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं और हम फिर भी कर रहे होते हैं. तो आई स्टिल रिमेंबर मैं जब छोटा था तो रमज़ान के दिन होते थे, तो 27वीं की रात होती थी, लैलतुल क़द्र. तो हमें किसी ने बताया कि भई इस रात को जो दुआ मांगे पूरी हो जाती है. तो मैं पूरी रात दुआ करता रहा, या अल्लाह मुझे जादू का चिराग मिल जाए. तो उस जादू के चिराग और जादू के कालीन के चक्कर में फिर मैंने मुझे अभी भी ये बात याद है, मैं क्लास 2 या 3 में था. तो मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा यार ये तो सारी दुआएं पूरी हो जाती हैं. तो फिर तो वही पूरी रात लगे रहो.
तो फिर मैंने उस ज़माने में मैं टार्ज़न पढ़ रहा था उर्दू में, और उम्र यार बहुत पढ़ रहा था, और फिर मैंने ज़ंबील की और कालीन की और चिराग की और बड़ी दुआएँ की। एंड यू नो मेबी अल्लाह ताला ने वो सारी पूरी कर दी, because all of my stories have zambils and lamps and these carpets and these buildings that rearrange themselves on their own like biological organisms. तो शायद अल्लाह ताला कभी-कभी हमारी दुआएं 20, 25, 30 साल बाद पूरी हो जाती हैं। इन अ वे अल्लाह ताला हमसे वादा करता है कि आपकी दुआ पूरी कर दूंगा, मे बी नॉट द वे दैट यू थिंक, बट इन अ वे दैट यू प्रोबेबली नीड। तो शायद वो उस लिहाज से पूरी हो गई हैं। तो आर्टिस्ट तो शायद तभी से ही थे, अब आके शायद थोड़ा मे बी एक्सप्रेस करना आ गया। नहीं, करना आया है, और जिस तरह हम देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से करना आया है। द रिस्पॉन्स इज ऑल देयर। वन लास्ट थिंग, बुक कहाँ अवेलेबल है? क्योंकि अब तक जो लोग सुनते आ रही हमारी बात, आई एम श्योर वो इसके बाद सिर्फ वेबसाइट बंद कर खोल के देखना चाहेंगे कि वो बुक कहाँ से कर सकते हैं बाय। सो प्लीज बताइएगा बुक कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सो बुक अवेलेबल है, लास्ट वर्ड बुक स्टोर पे है, लिबर्टी बुक्स पे भी है, अब वैनगार्ड बुक्स का बुक्स एंड बीन्स है जो लाहौर में गुरु जी। मंगट रोड पे है। और अगर आप वहाँ से अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेरी वेबसाइट www.usmanmalik.org पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बट मेरी प्रेफरेंस है कि आप बुक स्टोर्स को सपोर्ट करें, इंडिपेंडेंट बुक स्टोर्स को स्पेशली सपोर्ट करें। आई थिंक कि बुक स्टोर्स किसी भी कम्युनिटी का जान होते हैं, और अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो आपको कल को प्रोडक्ट मिलेंगे अच्छे, इससे भी बेहतर मिलेंगे। सो यू शुड बी एबल टू फाइंड देम। लिबर्टी बुक्स वालों के पास स्टॉक पहुंच चुका है, बुक्स एंड बीन्स के पास स्टॉक पहुंच चुका है, लास्ट वर्ड के बाद बहुत देर से है। सो यू कैन ऑर्डर ऑन एनी ऑफ देयर वेबसाइट्स। बुक्स एंड बीन्स को मैंने आज मैसेज किया था तो वो डाल देंगे, उनकी वेबसाइट पे भी आ जाएगा जल्दी। बट लिबर्टी बुक्स तो डेफिनेटली है, प्री ऑर्डर में वो शो करते हैं बट दे हैव द स्टॉक, तो आप प्री ऑर्डर करें, आपको मेरे ख्याल में 7-8 दिन में मिल जाएगा। इफ यू वांट टू वॉक इन, यू कैन वॉक इनटू लिबर्टी बुक्स इन पैकेजेस मॉल और लास्ट वर्ड बुक स्टोर, एंड यू कैन जस्ट टेक इट ऑफ द शेल्फ एंड गो होम। एंड आई होप इफ यू लाइक इट, बुक को गुड रीड्स पे ज़रूर रिव्यू करें, अपनी पसंदीदा वेबसाइट्स पे रिव्यू करें, because the more you engage with the book, the better, the more you engage with the book, the more honor and the more magic the book will give you, क्योंकि वो अपने आप को फिर गिव अप करती है। सो आई थिंक एंगेजमेंट, उसको रिव्यू करना, वो हमारे आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा होता है, वो आपके लिए भी अच्छा है। सो इंशाल्लाह बिल्कुल, आई थिंक हम भी आपके साथ हैं, और बाकी सारे लोग भी जो जो पढ़ रहे हैं, जो रिस्पांस देख रहे हैं। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच उस्मान, आपने ज्वाइन किया, बड़ी इंसाइटफुल और बड़ी इंटरटेनिंग डिस्कशन हुई। मुझे तो बहुत मजा आया है, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द बुक, और इसके बाद जो आगे भी कहानियां और नॉवेल्स आ रहे हैं, इस तरह लिखते रहें, हम इंटरटेन करते रहें, और हमें वो जादुई दुनिया की सैर कराते रहें जिसकी हमें बड़ी अशद जरूरत है आजकल। बिल्कुल, पेंडेमिक में तो खास तौर पे। नियमा, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू।